तो अपने को लिखना इधर से इधर स्टार्ट हो गया क्या? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो हम कट कर लेंगे। चलो देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो चुका है। उसके बाद एक हमारा टॉपिक आता है कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ समझते चलेंगे, साथ साथ नोट भी करते चलना। ठीक है, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हमें इंटरेक्शंस ऑफ चार्जेस के बारे में बताता है। क्या बताता है? इंटरेक्शन ऑफ चार्ज, मतलब दो चार्ज रखे हुए हैं तो वो एक दूसरे से इंटरैक्ट कैसे करेंगे, है ना। तो अभी तक तो हमने पढ़ा है कि प्लस चार्ज हो तो वो क्या करता है, रिपल्सन शो करता है ना। और नेगेटिव चार्ज भी रिपल्सन शो करता है, बट पॉजिटिव नेगेटिव ये क्या क्या करता है, अट्रैक्शन शो करता है। मतलब सेम नेचर ऑफ चार्ज हो तो रिपल्सन और नेगेटिव नेचर ऑफ चार्ज हो तो अट्रैक्शन। बट यहाँ पे सवाल आती है कि बाई हाउ मच फोर्स, कितने फोर्स से वो एक दूसरे को, है ना, हाउ मच, कितने फोर्स से वो एक दूसरे को क्या करेंगे, या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपेल करेंगे। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है कूलम्स ने, है ना। कूलम्स ने क्या किया, उन्होंने ये बताया कि दो चार्जेस है तो आपस में इंटरेक्ट करने पर रिपल्सन शो कर रहे हैं तो कितना रिपल्सन शो कर रहे हैं, या फिर अट्रैक्शन शो कर रहे हैं तो कितना अट्रैक्शन शो कर रहे हैं। समझ में आया ना। तो ये तो सबको पता है ना, इसको हम रिमूव करते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखो कूलम्स लॉ का, फिर उसको हम लोग डिराइव करते हैं, उससे आए हुए जेई और नीट में जितने भी पीवाईक्यूज है उन सबको कवर करते हुए हम लोग आराम से चलेंगे। सबसे पहले कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या बोलता है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, is directly proportional to the product of charge, directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है, दूसरा एक लाइन इसमें और इंपॉर्टेंट है ऐड करना, जो कि क्या है, द फोर्स एक्ट along the line joining these two charges, लिख लिए। चलो, इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस की बात करता है कूलम्स लॉ। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। पहला बात तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट चार्ज क्या होता है। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि ये पॉइंट चार्ज क्या होता है, ये पॉइंट चार्ज क्या होता है। दूसरा, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन। ऐसा कुछ ग्रेविटेशनल भी था ना कि दो मासेस एक दूसरे को एफ इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर आता है ना। सिमिलरली उसी तरीके से यहाँ पे भी आएगा k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। देखो सबसे पहली बात तो ये पॉइंट चार्ज क्या होता है, मतलब कि ये इस स्टेटमेंट में अगर लिखा है पॉइंट चार्ज, इसका मतलब क्या है। तो पॉइंट चार्ज किसको बोल सकते हैं, मान ले मेरे पास इतना बड़ा स्फीयर है ना, और इस स्फीयर के ऊपर चारों तरफ क्या बिखरा हुआ है, चार्ज फैला हुआ है ना। तो क्या इसको हम लोग पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं। और एक छोटा सा एकदम डॉट बराबर जगह है, उस डॉट बराबर जगह में पूरे पे चार्ज रखा हुआ है, उसको पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो पहला सवाल तो ये बड़े वाले स्फीयर पे पॉइंट चार्ज नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बड़े वाले स्फीयर को भी हम लोग पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं। कब? जब दो स्फीयर लोग, है ना, एक स्फीयर दूसरे स्फीयर से बहुत दूर रखा हुआ हो। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ खड़े हैं, तो मान लो सूरत हमारे से बहुत दूर है ना, तो एक चार्ज को सूरत में रख दो, एक चार्ज को यहाँ रख दो, तो सूरत वाले चार्ज के लिए हमको क्या लगेगा, भाई बहुत दूर है ना, तो वो छोटा, उसके लिए पॉइंट चार्ज दिखाई देगा। तो ये सब चीज डिपेंड किस पे करता है, डिस्टेंस के ऊपर। मोरओवर डिस्टेंस के ऊपर हम लोग
डिपेंड करता है। तो पॉइंट चार्ज का कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, एक बड़ा सा स्फीयर भी पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव कर सकता है, बट उसके लिए क्या होना चाहिए, डिस्टेंस बहुत दूर है, जैसे कि इन्फिनिटी, मेरे लिए इन्फिनिटी कुछ और हो सकता है, तुम्हारे लिए इन्फिनिटी कुछ और हो सकता है, इन्फिनिटी भी पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है ना। सिमिलरली उसी तरीके से पॉइंट चार्ज की हम लोग बात करते हैं, समझा ना, पॉइंट चार्ज आया। अब इसमें एक और स्टेटमेंट, ये बात तो न्यूटन, ये बात कूलम्ब ने बताई कि द फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक एक Q1 है चार्ज, दूसरा चार्ज है मान लो मेरे पास क्या Q2, दूसरा चार्ज है। इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस को हमने बोला है आर। क्या है, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ चार्ज Q1 एंड सेंटर ऑफ चार्ज Q2, मतलब सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस हमको लेना है आर, है ना भाई। आर डिस्टेंस लोगे तो कहां से लोगे, क्या यहां से भी तो आर डिस्टेंस ले सकते हैं ना, इसे एक डिस्टेंस दूर आर, तो ऐसा नहीं लेना है हमको, क्या लेना है, इस चार्ज के सेंटर से इस चार्ज के सेंटर तक के बीच के डिस्टेंस को आर लेना है। क्लियर है बात। दूसरा Q1 क्या है, मान लेते हैं प्लस Q1 है, दूसरा है प्लस Q2 ले लो यहाँ पे, मतलब ये तो हम सिर्फ अभी बता रहे हैं कि ये क्या, तुम निगेटिव पॉजिटिव भी ले सकते हो, पॉजिटिव पॉजिटिव भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, उसमें फर्क नहीं पड़ता है। तो इन्होंने क्या बोला कि जो फोर्स लगेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन किया और क्या रिजल्ट आया मेरा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2/r²। ठीक है, नाउ ये K क्या है हमारा, K क्या है, तो K है एक कांस्टेंट, K है एक कांस्टेंट। दो चार पॉइंट इसमें है, लिख लो। Q1 मेरा क्या है, फर्स्ट चार्ज, Q2 मेरा है सेकेंड चार्ज, R इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ चार्ज फर्स्ट एंड सेंटर ऑफ चार्ज सेकेंड। क्लियर है। दूसरा, ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स ये डिपेंड किस चीज पे करता है, जरा सोच के देखो, ये फोर्स डिपेंड किस चीज पे करता है, जरा सोचो। ये फोर्स डिपेंड करता है मीडियम पे, क्या है, मीडियम पे डिपेंड करता है। तो ये भी बात किन्होंने बताया, कूलम्ब ने बताया कि ये जो फोर्स है ये डिपेंड करता है मेरा मीडियम के ऊपर, और के वही है जो मीडियम की प्रॉपर्टी को लेके आता है, मतलब के हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है जो मीडियम की लेके आती है। के इज अ कांस्टेंट बट नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, बट नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये तो कांस्टेंट है बट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। जैसे कि हम लोग जी जो लिखते हैं, जी मेरा क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम लोग इसको बोलते हैं। बट के को हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या फिर कुछ कुछ ऐसा यूनिवर्सल टाइप का नहीं बोलते, के एक कांस्टेंट है जो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगले क्लास में, आज नहीं अगले क्लास के लिए हम लोग जो पढ़ेंगे ना कि कैसे मीडियम पे डिपेंड करता है, इसको अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन कब एप्सिलॉन यूज करना है, कब एप्सिलॉन नॉट यूज करना है, और कब ER यूज करना है, इन सबको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, है ना। फिलहाल के लिए आज पूरे लेक्चर के लिए आज हम लोग के की वैल्यू को मान के चलेंगे 9 × 10⁻⁹, और ये सब किसके लिए होता है, वैक्यूम बोल दो, वैक्यूम के लिए, या फ्री स्पेस के लिए, फ्री स्पेस बोल दो, वैक्यूम बोल दो, एयर बोल दो। एयर में बेसिकली थोड़ा सा चेंज होना चाहिए था, क्योंकि एयर के अंदर तो पार्टिकल्स होते हैं ना, तो एयर में थोड़ा सा चेंज होना चाहिए था, बट क्या है, ये एयर यहाँ पे चेंज नहीं होता, हम लोग मान के चलते चलो ठीक है बराबर है, ऐसा कुछ नहीं है नहीं। तो नोट करो इसको, आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, नोट करो इसको, आराम से हम लोग देखते हैं। क्लियर है, इंटरेक्शन ऑफ चार्ज। हो गया। अच्छा, 9th क्लास में जब ये चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें एक एनसीईआरटी में कॉलम बना के दिया रहता है, हाउ डिड न्यूटन गेट इनवर्स स्क्वायर लॉ। देखना, आज जाके थोड़ा सा देखना, उसमें
ये एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या बोलते हैं हम लोग? इनवर्स स्क्वायर लॉ। लिख लिए पूरा, इसको इरेज कर दे क्या? ठीक है ना। चलो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट, सबको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, अभी के लिए नहीं, ठीक है। तो एफ, अच्छा ध्यान से देखो, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनवर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, है ना। लिखो। दूसरा, अगर हम फोर्स वर्सेस सेपरेशन का ग्राफ बनाएं, अब तुमको यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज दिखा, आर फोर्स वर्सेस आर, यहाँ सेपरेशन है, तो ग्राफ कुछ इस टाइप का बनना चाहिए था। ऐसा क्यों? यही बनना चाहिए था ना। हाँ, ऐसा क्यों, जरा ध्यान से देखो। फोर्स आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स घटेगा। मतलब सोचो ना, यार दो चार्ज है अपने पास और दोनों यहाँ रखे हुए हैं आप पास पास में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। इनको दूर किया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम लगेगा, है ना, क्योंकि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। कैसे डिपेंड करता है? अगर दो फोर्सेस के बीच के डिस्टेंस को हमने दुगुना कर दिया तो फोर्स कितना बढ़ेगा या घटेगा, सोच के बताओ। दो फोर्स है, पहले 1-1 मीटर पे रखा था, मान लो इसको दुगुना कर दिया 2-2 मीटर पे, तो फोर्स घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। कितना घटेगा? नहीं, 4 टाइम्स, मतलब घट जाएगा ना 4 टाइम्स। टू का 1/r² के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, तो आर आर कितना है हमारा? 2 हो गया है, 2² कितना हो जाएगा? 4। अगर दोनों के बीच के डिस्टेंस को घटा दिए, पहले 1 मीटर था 0.5 कर दिए, तो आर डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा। कितना? आधा किए तो उसका, समझ आया? तो ये डिपेंड करता है मोर ओवर किस चीज पर? आर के स्क्वायर पर। अगर तिगुना कर देंगे तो 3 टाइम्स, अगर बढ़ा दिए तो 9 टाइम्स घट जाएगा ना। डिस्टेंस को 3 टाइम्स बढ़ा दो तो फोर्स क्या हो जाएगा? 9 टाइम्स घट जाएगा। समझ में आया ना। तो ये रही बात हमारा। कुछ और बात है इसके, और लिख लो। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, कि कूलम्स लॉ कब वैलिड है, कब वैलिड नहीं है। कूलम्स लॉ कब वैलिड है, कब वैलिड नहीं है। लिमिटेशन लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का लिमिटेशन, पहले ही बात लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, चार्ज मस्ट बी पॉइंट चार्ज। चार्ज मस्ट बी पॉइंट चार्ज, मतलब कि दोनों चार्ज, मतलब जो है हमारा वो कैसा होना चाहिए था? पॉइंट चार्ज। एक्सटेंडेड चार्ज की बात हम लोग नहीं करने वाले। एक्सटेंडेड चार्ज मतलब एक्सटेंडेड चार्ज को कैसे डील करना है ना, इनको हम लोग अगले पढ़ेंगे। डेंसिटी चार्ज, गॉस लॉ, सब आएगा ना, तो वो भी टाइम है ना। लिमिटेशन ऑफ कूलम्स, तो पहला क्या होना चाहिए कि चार्ज क्या होना चाहिए मेरा? पॉइंट चार्ज होना चाहिए। दूसरा पॉइंट में लिखो कि बोथ चार्ज एट रेस्ट, मतलब देखो दूसरा चार्ज मतलब दो चार्ज है, बोथ चार्ज एट रेस्ट, दोनों चार्ज रेस्ट है तो कूलम्स लॉ वैलिड है। ठीक है, बोथ चार्ज इन मोशन, तो ये वैलिड नहीं है। वन चार्ज एट रेस्ट एंड वन इज इन मोशन, तो क्या कहानी होगी? वैलिड हो गया या नहीं वैलिड होगा? वैलिड होगा। मतलब इनवैलिड एक ही केस में, जब दोनों चार्ज मोशन में आ जाए। चार्ज मोशन में होगा दोनों चार्ज, तो कूलम्स लॉ हम लोग नहीं लगा सकते। क्लियर है बात? क्लियर हो? इसके बाद एक हमारा टॉपिक है, इसमें लिखते चलते पॉइंट्स आते जाएगा, लिखते जाएंगे। देखो इसमें हम लोग एक टॉपिक और पढ़ते हैं, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, है ना। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, और ये बोर्ड के लिए थोड़ा सा ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, लिख लिया ना, इतना रिवाइज कर सकते हैं। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, बेसिकली हमको इसके अंदर क्वेश्चन ही करने हैं ना, तो क्वेश्चन का पैटर्न देखते, याद है वो क्या बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशन में क्वेश्चन जिस टाइप का करते थे ना, उस टाइप का क्वेश्चन इसमें भी करने को अपने को मिलेगा। ठीक है, अगला हम लोग क्या बोले हैं? कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, या फिर वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ लिख दो ना, वेक्टर
फॉर्म ऑफ, काहे हंस रहे हो भाई, क्या हुआ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। देखो अब ऐसा टॉपिक क्यों आया, क्योंकि पहली बात तो हम लोग फोर्स निकाले हुए एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर के पास होता है दो चीज, क्या, एक तो डायरेक्शन, एक उसकी मैग्नीट्यूड, तो चलो ठीक है। अब हम बात मान लेते हैं कि मेरे पास, अब यहाँ पे ध्यान समझना, एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, इसके सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस हमको आर ना लेके इस बार मॉड आर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, मॉड आर ले लेते हैं। तो Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा, वो तो अट्रैक्शन का या रिपल्सन का, दोनों पॉजिटिव चार्ज, रिपल्सन का फोर्स लगाएगा ना, पहली बात। तो Q2 ने Q1 को रिपल्सन का फोर्स लगाया इधर, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड, Q1 ने Q2 पे इधर फोर्स लगाया, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू 1। अब एक दो पॉइंट और समझो इसमें, कूलम ने ये भी बात बोली थी कि फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, समझ में आया, मतलब बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ये भी बात कूलम ने ही बताया, क्लियर है। और डिस्टेंस को आर ना लेके हमने मॉड आर ले लिया, मैग्नीट्यूड ले लिया है, क्लियर है, वेक्टर है ना, तो ऐसे लगा, क्लियर है बात। आगे हमको बोल रहा है वेक्टर फॉर्म में लगाने के लिए, मतलब वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो एक चीज बताओ, ये मॉड आर के लिए दो वेक्टर पॉसिबल है कि नहीं है, यहाँ पे एक वेक्टर इस डायरेक्शन में ऐसा और एक ऐसा, है ना, जरा ध्यान से देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, इसको क्या लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल R1, इसको हम लोग फाइनल में से इनिशियल लिख सकते, माइनस फाइनल में से इनिशियल, जहां मतलब जहां से शुरुआत किए F12 फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस, समझ में आया ना। चलो, तो अगर हम F12 की वैल्यू लिखने की कोशिश करें, F12 की वैल्यू लिखने की कोशिश करें, तो ये कितना आ जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन मॉड आर का होल स्क्वायर, हो गया क्या, कहां से हो गया भाई, ये तो इसका मैग्नीट्यूड हुआ। हाँ, अब इसका डायरेक्शन कहां से लेके आओगे, तो यूनिट वेक्टर से, इसका डायरेक्शन तुम कहां से लेके आओगे, एक तो यूनिट वेक्टर होना चाहिए ना अपने पास जो इसकी डायरेक्शन को बताए, है ना। अब यूनिट वेक्टर कहां से आएगा, यूनिट वेक्टर निकालने आता है, कैसे, अगर ए कैप निकालना है तो कैसे निकालोगे, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। अब हमको इस डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा, तो इस डायरेक्शन की तरफ कोई ना कोई वेक्टर है क्या, है नहीं, ये बोलता है नहीं, ये है नहीं वेक्टर, तो इसका तुम क्या ले लो, यूनिट वेक्टर लो, कितना लोगे जरा सोच के बताना, हम यहाँ पे बनाते हैं, तुम लोग कॉपी में बनाओ, बताओ जरा कैसे ले लोगे, R1 माइनस R2, क्या ये इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा, यानी कि K Q1 Q2 अपॉन मॉड R का होल स्क्वायर इंटू क्या कर देंगे, वेक्टर R1 माइनस R2 अपॉन मॉड ऑफ R1 माइनस R2 लिख सकते हैं, क्लियर है। अच्छा, मॉड R को क्या लिख सकते हैं, मॉड R जरा सोचो, R1 माइनस R2 लिख सकते हैं, अरे ये सब तो बराबर ही है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, K Q1 Q2 अपॉन क्या लिख सकते हैं बताओ, R1 माइनस R2 होल स्क्वायर, ऐसा ना, ऊपर क्या लिख देते हैं, R1 माइनस, एक काम करो, ये है ना, तो इसको क्यूब कर लो, है ना, R1, अब बच क्या गया ऊपर, R1 माइनस R2, हो गया, आ तो गया वेक्टर फॉर्म में, ये इसकी मैग्नीट्यूड, ये इसका डायरेक्शन, मतलब वेक्टर मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया ना, बट ये क्या आया है, F12 आया है। अगर तुमसे कह दे F21 की वैल्यू बताओ तो बता सकते हो क्या, माइनस क्यों लिखोगे भाई, वो F21 ये वेक्टर ले लोगे ना, F21
F21 ये वाला ना, तो R1 माइनस R2 की है, तो यहाँ क्या हम कर के Q1 Q2 बाई R2 माइनस R1 का होल क्यूब R2 माइनस R, समझ में आया ना। ये वेक्टर फॉर्म, ये बोर्ड में जनरली पूछ सकते हैं, तो ऐसा कुछ बोलेगा ना तो पूछ सकते, समझ में आया ना। तो वेक्टर फॉर्म में लिखो, समझ में आया, छाप लिए, छाप लो भाई, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, क्लियर है, लिखिए। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कुछ याद है या भूल गए? थोड़ा थोड़ा आता है, चलो ठीक है, आता है ना थोड़ा बहुत, आप दोनों पे लगा दो। अच्छा ऐसे लगा के, हाँ तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ लिख लो, कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो तुम बहुत समझ गए ना, बस ठीक है, सही, नहीं नहीं, ठीक है, ये लिख लियो ना, इरेज करो या रहने दो? हाँ तो लिखो, लिखो आराम से, हट जाते हैं, ठीक है। कितना? अरे कोई बात नहीं, होने दो ना इसको, हो गया है भाई। हो गया, देखो अब इतना के बाद, चलो ठीक है, एक दो और टॉपिक है इसमें, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है, उसको देख लेते हैं, फिर बल्क में है ना क्वेश्चन आगे करना चालू करते हैं। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, देखो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, अब मान लो मेरे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, सुपर सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है, जरा ध्यान समझो, मान लो मेरे पास कोई Q1, यहाँ कोई Q2 और यहाँ पे कोई Q3 दिया हुआ है चार्ज, ठीक है, ये है प्लस, वो साइन से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, वो हम लोग देख लेंगे, वेक्टर वेक्टर है ना, तो वो साइन वाइन से फर्क नहीं पड़ता, अट्रैक्शन रिपल्सन समझ रहे हो, ये दोनों एक दूसरे को रिपल रिपल करेगा, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, है ना, आपस में ये दोनों भी रिपल्सन शो करेंगे। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि किसी दो की वजह से थर्ड चार्ज पर तुमसे अगर नेट फोर्स पूछ रहा है, तो वो होगा इन दोनों के बीच लगाने वाला फोर्स का वेक्टर सम प्लस इन दोनों के बीच का वेक्टर सम कर दो, मतलब कि फोर्स ऑन Q2 जो होगा वो इसकी वजह से भी निकाल दो, इसकी वजह से निकालो, अगर तुमसे नेट फोर्स Q2 पे पूछ रहा है तो Q1 की वजह से, Q2 की वजह से, Q3 की वजह से निकालो, और इसका क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो, क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो, क्लियर है बात, ये बेसिक है, मतलब यही बोलता है, अभी इसको है ना हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग समझेंगे, क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग समझेंगे। देखो तो हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं, एक बेसिक क्वेश्चन से धीरे 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 शुरुआत करते हैं, और इसमें थोड़ा सा 11th वाला याद कर लेना, हल्का हल्का क्वेश्चन था, समझ में आना, 11th का क्वेश्चन सब देखना कैसे आना चालू हो जाता है इसमें। देखो पहला क्वेश्चन लिखो, ये तो इसमें इंक ही नहीं है भाई, चलो लिखो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है अ चार्ज, a charge Q is divided in two parts, charge Q is divided into two parts, kept at some separation, kept at some separation, kept at some separation, such that such that such that net such that the electrostatic force, the electrostatic force between them is
मैक्सिमम फाइंड चार्ज ऑन ईच पार्ट। अगले जो क्लास होगा ना हमारा, उसमें हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परमिटिविटी ऑफ फ्री, रिलेटिव परमिटिविटी सबको लेंगे, है ना। तो आज के लिए बस ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन करो। मतलब हम लोग जितना पढ़े अभी, क्या पढ़े, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इन्हीं सब तीनों को मिला के हम लोग का क्वेश्चन होगा। ट्राई करो सॉल्व करने का, 2 मिनट का टाइम दिए हैं तुम लोगों को। करो करो। हाँ जी, हो गया। हुआ k/2, q/2। अच्छा ठीक है, पढ़े हुए हो ना, q/2। अच्छा इसको देखो, हमको बनाने का तरीका क्या है, किसे किसे नहीं बना पहले हमको ये बताओ। वो तो बना लिया ना, ठीक है। और कोई नहीं बनाया तो कौन कौन बनाया, कौन है, तुमने बनाया, 1 2 3। अरे क्वेश्चन किसे, आंसर बन गया। आंसर कैसे, क्या किए हो इसमें, df/dx को क्या कर दो, 0 के बराबर इक्वेट कर दो। कैसे करोगे, मतलब हमको देखो करना क्या, चलो ठीक है, सबको सबका आंसर सही आ रहा है ना। तो एफ की वैल्यू कितनी होगी, एफ की वैल्यू जनरली निकालने की कोशिश करें तो क्या आ जाएगा, मान लो क्यू चार्ज है तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। एक क्यू है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, तो मान लेते हैं एक एक्स हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा क्या, क्यू माइनस एक्स, ऐसा तो लिख सकते हैं ना। अब फोर्स इन दोनों के बीच कैसे निकलेगा, के Q1 Q2 अपॉन इन दोनों के बीच का सेपरेशन तो तुम आर मान लो, है ना, अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू के, बताओ, क्यू एक्स माइनस के अपॉन आर स्क्वायर। ये सब की अब हमको इसकी फॉर एफ टू बी मैक्सिमम, अगर एफ की वैल्यू मैक्सिमम है, फॉर एफ टू बी, अगर एफ को मैक्सिमम होना है तो क्या करना पड़ेगा, डीएफ अपॉन डीएक्स को 0 इक्वेट करो। या तो ऐसे याद करो, ये कर सकते हो ना, डीएफ अपॉन डीएक्स, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, ये कांस्टेंट जो होगा उसको बाहर ले लेना, इसका डिफरेंस ये इसको क्या हो जाएगा, क्यू माइनस टू एक्स जाएगा। देखो क्यू माइनस टू एक्स इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, q/2, मतलब हमारा आधा आधा डिवाइड कर। देखो एक तो ऐसे याद करिए डिफरेंशियल, तब इसको ऐसे करके निकालो, नहीं तो याद कर लो। देखो अगर कोई चार्ज है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, और तुमसे पूछे इसकी मैक्सिमम जो फोर्स लगे वो कितना हो, तो उसको आधा आधा डिवाइड करो, सिंपल सी बात। अगर कोई चार्ज है, इन दोनों के बीच इस तरीके से डिवाइड करना है कि दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम हो, तो क्या करो, आधा आधा डिवाइड करो, ये याद कर लेना है ना, क्योंकि रैंडम ऐसा क्वेश्चन पूछता है भी है, समझ में आया ना। अगला क्वेश्चन ये बन जाएगा ना, अभी पूरा प्रोसेस आगे फॉलो करें। हो गया ना, हाँ तो ठीक हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं हुए तो दिक्कत। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको बोलते हैं थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। बन सकता है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनाए हुए हो। चलो चेक करते हैं, क्वेश्चन तुमको हमने दिया, एक चार्ज है Q प्लस Q, एक चार्ज है प्लस 4Q, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, चलो मान ले, तुम बताओ क्या डिस्टेंस माने, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एल, क्या माने बोलो, डी एक्स, आर डी एक्स मान लेते हैं। वो बोला आर, ही बोला डी, बोला एक्स, आर डी एक्स मान लो। चलो आर मान लो भाई, क्यू है ना, कोई बात नहीं, चलो आर मान लो, आर डी एक्स मान लो। तो तुमसे पूछ रहा है, वेयर शुड वेयर शुड थर्ड चार्ज वेयर शुड थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड so that third charge is in equilibrium। सोच के बताओ, इधर रख दे, कितना आएगा, r/3। वो पहले तो ये सोचो कि रखेंगे कहाँ, पोजीशन तो डिसाइड करो, इधर रखेंगे यहाँ पे। चलो हम ये क्वेश्चन मिटा देते हैं। अब बता, यहाँ रख दे क्या कहीं पे, तेरे अकॉर्डिंग यहाँ रख देते, फोर क्यू से थोड़ा ज्यादा दूर, मतलब इसके इस साइड ना, और क्यू से पास, सोच समझ के बोलो।
पहले देखो इस टाइप का क्वेश्चन करने में ना पहले तुमको ये डिसाइड करना है कि चार्ज का नेचर क्या ले, पॉजिटिव ले कि नेगेटिव ले। तो पॉजिटिव लेंगे तो गलत आंसर आएगा क्या? क्या बोल रहे हो? नेगेटिव लेंगे तो अट्रैक्ट हो जाएगा क्या? पॉजिटिव लेंगे तो रिपल्सन शो करेगा क्या? पहले ये डिसाइड करो कि चार्ज का नेचर क्या ले। चलो बताओ क्या ले चार्ज का नेचर? नेगेटिव। हम लेंगे पॉजिटिव। तो तुम नेगेटिव लेके भी दिखाते हैं भाई, तुमने बोला कि नेगेटिव लो पॉजिटिव लो, तो हम नेगेटिव भी लेके देखते हैं, चेक करते हैं। हाँ दोनों ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ज के नेचर से फर्क नहीं पड़ता है। बात खत्म। देखो पहला चार्ज हम लेते हैं लेट, हम लोग मानते हैं लेट। थर्ड थर्ड चार्ज भी प्लस क्यू। पहला प्लस क्यू, पहले हमने माना कि थर्ड चार्ज को प्लस क्यू, तुम प्लस क्यू मानो माइनस क्यू मानो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, अब पोजीशन को डिसाइड करना, तो हमको तीन ही पोजीशन दिखाई दे रहा है, एक तो इधर कहीं रख सकते हो, दूसरा इधर कहीं रख सकते हो, बीच में कहीं रख सकते हो। तो पहले एक एक करके डिसाइड सोचते हैं, इसके एक करके सोचते हैं इसके बारे में कि प्लस क्यू को कहाँ रखे। प्लस क्यू को तुम यहाँ पे रख दो, तो भाई प्लस क्यू को यहाँ पे रखो, तो ये प्लस क्यू को ये प्लस क्यू रिपेल करेगा along द लाइन, और ये प्लस क्यू भी इसको क्या करेगा? कैसे बोल रहे थे कि इधर रख देने के लिए, तो रिपल्सन है, दो फोर्स सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये ऐड करोगे तो जीरो आएगा क्या कभी? नहीं, ये पोजीशन ही गलत हो गया, गुड ओवर। इससे आएगा बीच में कहीं, लाइन पे ही आएगा ना, हाँ सही पकड़े। चलो देखो ये प्लस क्यू है, इधर का पोजीशन को क्यू, इधर के पोजीशन को जरा देखो जरा ध्यान से। अगर प्लस क्यू को यहाँ पे रख दे हम, तो ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये भी प्लस क्यू इसको भी रिपेल करेगा, तो इस जगह भी तो जीरो नहीं हो सकता है भाई, दो फोर्स लग रहा है सेम डायरेक्शन में, कभी जीरो हुआ? नहीं होगा। अब मेरा ये पोजीशन खत्म, ये पोजीशन खत्म, बचा बीच में। बीच में कहाँ रखे? चलो ठीक है मान लेते हैं, हम एक बार बीच में चेक करते हैं। बीच में प्लस क्यू रखते हैं, तो ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को ऐसे रिपेल करेगा, ये प्लस क्यू इसको ऐसे रिपेल करेगा, चांसेस है कि जीरो हो जाए, बस यही तो एक पोजीशन पॉसिबल है ना। देख मेरे कोई इधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, तो मेरा हाथ निकल के चला जाएगा भाई, एक इधर से खींचो एक इधर से, तो अगर हम इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो है, तो यही पॉसिबल है ना कि दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगता होगा, है ना। चलो तो पोजीशन डिसाइड हो गया, लेकिन अभी एक बोल रहा था नेगेटिव चार्ज वाला, बोला सर वो नहीं बताइए तो दिक्कत नहीं है। नेगेटिव चार्ज तो सोच लो, मान लो नेगेटिव चार्ज रखा है, चलो हटा पॉजिटिव हटा, बहुत नेगेटिविटी भरा पड़ा है, पॉजिटिव हटा, नेगेटिव लेने का सबको मान है, चलो ठीक है। देखो नेगेटिव चार्ज ये प्लस वाला इस नेगेटिव वाले को अपने तरफ खींच सकता है इधर, देख, और ये प्लस वाला इसको भी अपने तरफ खींचेगा, तो दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम हुआ, जीरो यहाँ पे हो नहीं सकता है। सेम केस यहाँ पे, इसको भी ये अपने तरफ खींचेगा, इसको भी ये अपने तरफ खींचेगा, यहाँ पे जीरो नहीं हुआ, समझ में आ रहा है ना। इस पोजीशन पे देखो नेगेटिव चार्ज, ये प्लस क्यू इसको अपने तरफ खींचा, ये प्लस क्यू इसको अपने तरफ खींचा, तो पोजीशन तो पॉसिबल बीच का ही है कहीं का। तो याद रख लो एक ब्रह्मास्त्र की तरह कि दो सेम नेचर का चार्ज हो, तुमसे पूछे कि कहाँ रखना है, तो रखोगे इधर उधर नहीं, बाहर नहीं, रखोगे तुम बीच में। अब कहाँ रखना है बीच में? तो देखो ये तो बेचारा ऐसे भी गरीब है, पॉजिटिव है लेकिन छोटा है, तो इफ टू चार्जेस आर ऑफ द सेम नेचर देन थर्ड चार्ज इज पुट नियरर टू द स्मॉलर वन, मतलब छोटे वाले चार्ज से, मान लो छोटे वाले चार्ज के पास रख दो, तो छोटे वाले चार्ज के पास रखना है अपने को, याद रखना ये चीज, याद रखना है, समझ में आया ना, छोटे वाले चार्ज के पास। मान लेते हैं कि ये पूरे डिस्टेंस को हमने क्या माना था, बोलो आर माना था ना, चलो ठीक है, तो मान लेते हैं छोटे वाले क्यू से एक्स डिस्टेंस दूर हमने रखा, तो बड़े वाले से अगर इस पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो है, इक्विलिब्रियम मतलब इधर जितना फोर्स लगेगा उधर भी उतना फोर्स लगेगा ना, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताओ, F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, के, चलो ऐसे लिखते हैं, इन दोनों के बीच में बताओ, इनके बीच में के क्यू क्यू अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, अगर दोनों बराबर है तो इक्वल टू, अरे एक तो दूसरा तो लिख रहे तो के क्यू 4q अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों बराबर है ना। एक काम कर सकते हैं क्या, इसको इसको कट्टम कुटिंग कर दो ना, ये क्या बच जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कर सकता है भाई, हो गया। एक काम करो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस एक्स स्क्वायर कर सकते हो क्या, कोई रोके तुमको किसी ने?
ठीक है क्या? तो एक काम करो, 4 इज इक्वल्स टू आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे कर सकते हो क्या? अब इधर 4 है, तुमको पक्का पता इधर से हम चाहते हैं कि ये स्क्वायर हट जाए, तो एक काम करो रूट में ले लो ना, इधर से ज्यादा आसान हो जाएगा अपने को, रूट में ले लेते हैं इधर। तो प्लस माइनस 2 इज इक्वल्स टू आर माइनस एक्स अपॉन एक्स, सॉल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू निकाल दो यहां से, क्या आ जाएगा बताओ? इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो, आर माइनस एक्स बाई में एक्स इज इक्वल्स टू प्लस 2 और आर माइनस एक्स बाई में एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2, और दो आंसर आएगा, दोनों सही होगा, बट लॉजिकली सोच के आंसर देना, इसका दो आंसर आएगा ना भाई, आर माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो देखो आर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, इधर से जाएगा ना डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा 2x, तो r इज इक्वल्स टू 3x, तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं 3x इज इक्वल्स टू r, तो x इज इक्वल्स टू r बाई इस डिस्टेंस का आधा। अब यहां से सॉल्व करो, r माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो यहां से ऐसे लिख सकते हो क्या, r माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2x, तो r इज इक्वल्स टू माइनस वाला इधर जाके प्लस, तो माइनस 2x प्लस x कितना हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू बताओ, तो यहां से x r इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x, चलो ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू माइनस r लिख सकते हैं क्या? दो आंसर आया, क्या दोनों आंसर लॉजिकली सही आया है क्या? एक सही है एक गलत है, सही कौन सा है? ऐसा क्यों? अरे डिस्टेंस नेगेटिव नहीं नहीं नहीं, डिस्टेंस वो डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस नेगेटिव की बात नहीं है, एक्स इज इक्वल टू माइनस आर, आर ये है। अब सुनो, एक्स इज इक्वल टू आर बाई 3, मतलब ये मेरा अगर आर है, आर बाई 3 मतलब क्या हुआ, इसको तीन पार्ट में, एक पार्ट दो पार्ट, मतलब एक पार्ट दो पार्ट तीन पार्ट, आर बाई 3, आर बाई 3 किस पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? इसी लाइन पे कहीं ना कहीं को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, लेकिन एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर, अगर नंबर सिस्टम थोड़ा सा ध्यान होता है, अगर ये पॉजिटिव आर लो तो नेगेटिव आर कहीं ना कहीं इधर होगा, तो माइनस आर किस पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला, जो कि हमने पहले ही माना चुका है, ये तो माइनस आर आया तो सही है, बट वो पोजीशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इसलिए ये इस साइड को रिप्रेजेंट, और इस साइड तो हमको चार्ज रखना ही नहीं है भाई, है ना? क्लियर हो आया? इसीलिए अब एक क्वेश्चन इसमें होमवर्क देंगे, ये होमवर्क देंगे, मतलब ये सेम क्वेश्चन है ना, इसको होमवर्क देंगे, ठीक है? प्रोसेस वही फॉलो करना है, क्लियर हो? क्वेश्चन भी यही है, बस डाटा चेंज है, मिटा दी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बना लोगे ना, हमको मालूम है सब बना तो लेगा ही लेगा। वेयर शुड थर्ड चार्ज बी प्लेस सो दैट नेट फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द थर्ड चार्ज, ये ले लो तू, क्यू ले ले, प्लस क्यू ले ले, और एक ले ले माइनस 9q, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो मन हो रख लेना, जाओ एक्स मान लो, नहीं 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 नहीं, हाँ चलो ठीक है एक्स मान लो। अब थर्ड चार्ज को कहां रखें, जरा सोच के देखना, सोच समझ के, पहले पहले तो हमको बताओ, नेचर चार्ज का लेने से कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं, पोजीशन को डिसाइड करना है ना। अब पोजीशन, हम सिर्फ पोजीशन को डिसाइड करवा दे रहे, प्रोसेस तुम लोग खुद फॉलो, जरा देखो, प्लस क्यू, अब तुम मान लो प्लस क्यू का उधर रखना है, अब नेगेटिव लेंगे तो उधर रखेंगे, अरे पॉजिटिव लो नेगेटिव लो फर्क नहीं पड़ता है, चलो इस बार हम नेगेटिव ले लेते हैं, तो माइनस क्यू चार्ज यहां पर रख दे क्या? तो देखो माइनस क्यू, ये प्लस क्यू इस माइनस क्यू को अपने तरफ खींचेगा इधर, ये माइनस क्यू इसको क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा, तो ये पोजीशन पॉसिबल है ना? यहां जरा देखो, माइनस क्यू अगर लेते हो तो ये माइनस क्यू इसको दूर फेंकेगा, ये प्लस क्यू इसको अपने तरफ खींचेगा, ये भी पोजीशन पॉसिबल है ना? थर्ड वाला यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, अगर माइनस क्यू यहाँ लेते हो तो ये प्लस क्यू इसको अपने तरफ खींचेगा, ये माइनस क्यू इसको अपने तरफ इधर से रिपेल करेगा, ये पोजीशन पॉसिबल नहीं है, तो दो पोजीशन पॉसिबल हो रहे हैं ना, पहला ये वाला और ये वाला। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि किधर रखें, हाँ माइनस 9q है भाई, किधर रख दें? ऐसे ही मन करता है रख देते, देखो देखो ये छोटा चार्ज है ना, तो इसको प्रेफरेंस तो दे दो थोड़ा सा, भले ही पॉजिटिव है लेकिन है तो छोटा ही ना, तो देखो चार्ज वो जो थर्ड चार्ज है ना, छोटे वाले के पास ही रखो, लेकिन तुमको इधर वाला डिस्टेंस निकालना है ना, तो जो थर्ड चार्ज जो तुम रखोगे ना, वो नियरर टू स्मॉलर वन, तो माइनस क्या ले लोगे बताओ, माइनस क्यू ले लेना, यहाँ पे रख दो। अब यहाँ से मान लो कितना, चलो ये x, ये r ले लो, इस डिस्टेंस को तुम r ले लो, इसको मान लो x, तो यहां से x
के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू के क्यू 9 क्यू अपॉन आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर इस बार आएगा ना। देखो यहाँ से यहाँ आर, ये पूरा आर और ये एक्स, तो आर प्लस एक्स ना होगा। इस चार्ज के लिए, इस 9 क्यू के लिए ये एक्स डिस्टेंस प्लस ये एक्स, मतलब ये आर डिस्टेंस प्लस ये एक्स डिस्टेंस, तो आर प्लस एक्स हो गया ना। सॉल्व कर सकते हो इसको, मतलब एज ए होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं तुमको, हम ये होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं। क्लियर है ना ये। अब थोड़ा सा प्रिंसिपल्स ऑफ सुपरपोजिशन की तरफ चलते हैं, और कल कल वो मतलब नेक्स्ट क्लास में हमको पीवाईक्यू सॉल्व कराना है, ठीक है ना। जब जेई नीट में आया होगा पूरा का पीवाईक्यू हम लोग सॉल्व करेंगे। सेम देखना इसी टाइप से क्वेश्चन सब आता है ना, इसी टाइप से क्वेश्चन सब आएगा। चलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करके 4-5 क्वेश्चन हम लोग करते हैं बढ़िया बढ़िया से, और उसके बाद करते हैं इस कक्षा को समाप्त। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये है, इस पे रखा हुआ है चार्ज प्लस क्यू, इस पे चार्ज है प्लस क्यू, इस पे चार्ज है प्लस क्यू, क्या हाँ प्लस क्यू है। फाइंड द नेट फोर्स एफ नेट ऑन चार्ज चार्ज एट वर्टेक्स वर्टेक्स सी पे रखे हुए वर्टेक्स पे नेट चार्ज है। तो नाम ले लो ना इसका ए बी, इसका नाम ले लेना बी भाई, और इसका नाम लेना सी, ठीक है। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड ए ले लेना, बी ले लेना, सी ले लेना, डी ले लेना, दो ले लेना। अब इसको तुम सॉल्व करो, कैसे सॉल्व कर सकते हो जरा सोचो। तुमसे क्या पूछ रहा है कि इस वर्टेक्स सी पे रखे क्यू चार्ज पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताना है। तो हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या पढ़ा था, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में एक और बात थोड़ा सा ध्यान नहीं आया बताने का। मान लो यहाँ पे क्यू चार्ज रखा है, यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ, यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा ना, उसका इफेक्ट इसकी वजह से नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि जो इन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो थर्ड चार्ज की वजह से इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, ओवरऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे इफेक्ट पड़ेगा। मान लेते हैं ना एक और चार्ज माइनस प्लस क्यू लेके चले जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, मतलब नेचर पे डिपेंड है, माइनस प्लस वेक्टर है ना, तो वो वेक्टर सम कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस थर्ड चार्ज की वजह से इफेक्ट नहीं पड़ता। ये बात समझ में आया ना। इन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा सेम ही रहेगा, वो थर्ड चार्ज की वजह से नहीं होगा। क्लियर हो। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। कितना अरे ठीक है, सॉल्व तो करो पहले, हम फिर सॉल्व करके। आंसर आ गया क्या, ये आंसर रट के आया क्या घर से, या आंसर दिखा, कॉपी दिखा दो भाई, माइंड में कर लिया, एडिशन होगा ना। चलो ठीक है, हम देख करते। तू नहीं बनाया क्या, बनाना भाई। हाँ हाँ एकदम एग्जैक्टली, देखो प्रोसेस चेंज मत करना। देख अब वो आंसर हम बता देंगे ना, आंसर देके बताते हैं कितना आया उसका, टेंशन नहीं लेने का, आंसर हम बताते हैं। आंसर आएगा L/4 या इस टाइप से कुछ आंसर आएगा उसका। आ रहा है क्या R बाई, सबसे पहले वाला R/3 आया ना इसका, मतलब L जो भी डिस्टेंस लियोगे ना उसका बाई 4 आता है मेरे साथ, इसका आंसर है ना। चेक करके बताता हूँ। चलो देखो ये आंसर, ये नहीं समझ में आया क्या, हम सॉल्व करते हैं फिर तुमको देंगे क्वेश्चन। देखो ये क्या बोल रहा है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो पहले इसको तो क्वेश्चन मिटा दो भाई, इस क्वेश्चन को मिटाओ। अभी इससे बहुत सारे क्वेश्चन करने, कम से कम 20-25 क्वेश्चन है अपने पास। देखो ये प्लस क्यू है ना अपने पास, तो देखो ए और सी पे देखो, यहाँ पे भी प्लस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा ऐसे। फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, ऐसे लग रहा है। फोर्स ऑन सी ड्यू टू, सर ये बी नहीं ना होगा, ये तो ए ना होगा। फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, ऑन कर दे क्या, तो थोड़ा सा ऑन कर लो ना, कहाँ है लाइट, ठीक है आ गया ना। वो कोई बात नहीं, उसको बंद कर देना फिर, तो आएगा, हो जाए, छोड़ ध्यान दो। आ रहा है क्या, फ्लक्चर कर रहा है क्या, कोई बात नहीं, ध्यान दो, ठीक है चलो ध्यान दो। अच्छा एफ सी बी और एफ सी ए क्या होगा, पहले फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी मतलब के, Q1 Q2 मतलब Q भी है Q भी है अपॉन आर स्क्वायर, तो के Q1 की जगह भी Q लिखा है, Q2 की जगह भी Q, तो मल्टीप्लाई Q स्क्वायर हो जाएगा, के Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सिमिलरली के, अच्छा एक चीज बताओ,
दो फोर्स है, दोनों 60 डिग्री पे है, वेक्टर सम निकालने आता है, F इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 60 डिग्री, ऐसे कर सकते हैं ना। एक चीज बताओ, FC और FCD बराबर है, इन दोनों को मिला के हम क्या बोल देते हैं, लेट F ले लो ना, आसान हो जाएगा अपने लिए। तो अंडर रूट के कितना हो जाएगा, F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2 से 2 गया, तो अंडर रूट कितना एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस कितना आया 3F स्क्वायर, यानी कि F अंडर रूट 3। F की वैल्यू कितनी है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट 3। आया ये आंसर, आया ना तेरा आंसर, क्या ये तू क्या बोल रहा था, आंसर कितना आया तेरा, √3 की जगह 2 कहां से लेके आया भाई तू इसको, अच्छा 2 से क्या एफ भी कटा दिया, क्या स्क्वायर स्क्वायर कटाया है क्या इधर उधर कहीं से, ऐसे ये नहीं यूज कर, समझ नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, चल ठीक है कोई बात नहीं, आएगा कैसे बनेगा, समझ गया ना। अगला देखते हैं, अगला देखो ये बन सकता है ना, एक बढ़िया सवाल देते हैं, चलो स्क्वायर है भाई, ये स्क्वायर है ठीक है, रेक्टेंगल मत समझ लेना, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। ए पे है प्लस क्यू, इस पे है प्लस क्यू, इस पे है माइनस क्यू, इस पे है प्लस क्यू, बना ले। सी पे फाइंड एफ ने पूछ रहा है कहां पे, फाइंड एफ नेट एट सी। अब ये थोड़ा आंसर कॉम्प्लिकेट करेगा, हमको पक्का मालूम है कि ये थोड़ा सा आंसर में दिमाग वमाग लगाना पड़ेगा, बनाओ, और 2 मिनट का टाइम हम देंगे इस बार, बनाओ आराम से बनाओ। आ रहा है, जहां दिक्कत है पूछ लेना एक बार। पिछला वाला क्वेश्चन याद है हम कैसे किए थे, बस उसी तरीके से दिमाग लगा हो जाएगा। फाइंड एफ नेट एट सी, क्लियर है, एफ नेट एट सी। मॉड्यूल्स अभी मिला नहीं ना है किसी को, ठीक है, तो मॉड्यूल्स का क्वेश्चन करके आना है, हम बोल देते हैं, मिल जाएगा। आया, नहीं आया, काहे नहीं आया, दिमाग नहीं काम कर रहा है इसमें, अरे काम करेगा भाई, देख देख देखो, तीन, अच्छा 3 फोर्स लग जा रहा है ना, इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा, तो एक काम करो, 2 को जोड़ लो, बाद में थर्ड उसके साथ ऐड कर देना, ये तो कर सकते हो ना, 2 को एक साथ जोड़ लो और उसका जो रिजल्टेंट हो थर्ड थर्ड के साथ ऐड कर लेना, चलो हिंट दे दी, लेकिन करना है ऐसे, कर सकते हो ऐसे, करो, यही करना है अपने को, एसी के प्लस यार, चलो हुआ, नहीं हुआ, पहले ही हार मान जा रहा है सब, ट्राई तो कर, ये दोनों देखो ट्राई कर रहा है ना कम से कम, चलो वेरी गुड। चलो मैं दिखाता हूँ, ठीक है, हिंट देते हैं, देखो √4, √4 बाई, इतना गलत कैसे हो सकते हो भाई, चलो देखो, इस इस माइनस क्यू को प्लस क्यू अपनी तरफ खींचेगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, इसको क्या होगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, ऐसे होगा कुछ ना कुछ, दो फोर्स 90 डिग्री पे, और ये 90 डिग्री हो रहा है, रेक्टेंगल है भाई, 90 डिग्री होगा ना, कैसे निकालोगे, देखो एफनेट की अगर हम बात करें, तो एफनेट की अगर हम बात करेंगे, एफ सी ए प्लस एफ सी डी प्लस एफ सी बी, कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं, एफ सी ए की वैल्यू कितनी होगी, एफ सी ए ये वाला बताओ, के क्यू स्क्वायर अपॉन, अच्छा यही तो नहीं निकल रहा होगा डिस्टेंस, आया कितना आएगा डिस्टेंस ये,
इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डायगोनल रूट अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर। ये समझ में आया कैसे आया है? ये डायगोनल डिस्टेंस तो निकालोगे ना, के क्यू अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर प्लस एफ सी डी फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी के क्यू स्क्वायर अपॉन साइड ले लो ना ए, सबका साइड ए ले लो, चलो हटा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये दोनों सेम है, लेट एफ एफ क्या कर लो, लेट कर लो, और उसको इसका जो रिजल्टेंट आएगा ना इसके साथ ऐड कर लेना। मतलब एफ ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, परपेंडिकुलर एक दूसरे का है ना, उसका रिजल्टेंट बीच से ही जाएगा ना, तो उसके साथ ऐड कर देना डायरेक्टली। समझ में आया? देखो बता रहे कैसे करो। अच्छा थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दें क्या हम, अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस, जरा ध्यान से देखो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, दो फोर्स है 90 डिग्री पे, तो F1 एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90 कितना, तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2f स्क्वायर यानी कि f अंडर रूट 2। इसका रिजल्टेंट कितना आया, f अंडर रूट 2 आया ना, समझ में आ रहा है ना, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस f की वैल्यू बताओ कितनी है, f की वैल्यू यही ले सकते हैं ना, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट 2 आएगा ना। इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हो क्या, के क्यू स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर कितना बच जाएगा, अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1/2। अरे आया कैसे, समझ में आया? किसको नहीं समझ में, पहले हमको हाथ खड़ा बताओ, आया तो है नहीं, पूरा आया क्या? हाँ तो वो बोलो, अब बता कहाँ पे नहीं आया, कहाँ से नहीं आया हमको ये बताओ। F2 नहीं, ये देखो सुनो सुनो फिर से हम फिर से बता देते हैं, ये सी पॉइंट पे हमको निकालने के लिए बोला है ना, तो सी पॉइंट पे माइनस क्यू है, तो ये बी वाला इसको अपने तरफ खींचा, तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, इसको ये अपने तरफ खींचा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, और ये डायगोनली इसको अपने तरफ खींचेगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। अब तुमको दिखाई दे रहा है दो फोर्स लग रहा है 90 डिग्री पे और एक इसी लाइन पे कहीं ना कहीं है, तो हम इन दोनों का पहले निकाल देंगे और जो बचा रहेगा उसको इसके साथ ऐड कर देंगे, क्योंकि हमको पता है 90 डिग्री पे दो फोर्स लगेगा तो रिजल्टेंट बीच से ही तो जाएगा ना इसका। तो ऐसा काम करते हैं, तो पहले इन दोनों फोर्स का एफ सी डी का और एफ सी डी का वेक्टर सम निकालते हैं। तो पहले एफ सी डी का वैल्यू बताओ कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आएगा। ये दोनों मेरा क्या है, दोनों बराबर है, तो लेट एक्स कर लेते हैं, मतलब ये भी 4 है ये भी 4 है, तो मान लेते हैं एक्स है दोनों। हमने पहले, अब इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकलता है, दो फोर्सेज हैं दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, वेक्टर सम से। तो एफ मतलब ये F1 है ये F2 हमने एफ मान लिया, F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू एफ, ए F1 मतलब एफ स्क्वायर, F2 मतलब एफ स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90 की वैल्यू 0, तो वो तो खत्म ही हो गया वहां पे, तो बच गया एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर अंडर रूट में, तो अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर हो गया। उसके बाद जब अंडर रूट में 2f स्क्वायर है तो अंडर रूट में एफ स्क्वायर पे है तो f तो बाहर आ जाएगा ना, लेकिन बच जाएगा क्या, अंडर रूट 2। अब इस अंडर रूट 2 मतलब मेरा इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट कितना आया है, एफ रूट 2 आया है, यही ना आया है, और f की वैल्यू कितनी है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस f की वैल्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2, यही तो किए हैं, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लिए, 1/, इसमें से 1/2 बच गया, अंडर रूट 2 प्लस 1/2। फिर नहीं समझ आया, फिर से बोलो, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आया ना, एक छोटा सा क्वेश्चन बना, ये आ गया ना, इधर दे देते हैं, ये स्क्वायर है प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और बीच में माइनस क्यू, बताओ अब एफ नेट एट सेंटर वो माइनस क्यू पे, बता 0, सही बोले, एफ नेट एट सेंटर 0, क्यों, अब ये बोल क्यों, देखो अब अच्छा प्लस क्यू रखेंगे तो फर्क पड़ेगा क्या, आंसर 0 आना चाहिए क्या, चेक करते हैं,
देखो ये निगेटिव माइनस क्यू को ये अपने तरफ खींचेगा, ये अपने तरफ खींचेगा, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आएगा वो इन दोनों के बीच आएगा, खत्म कहानी हो जाएगा यहाँ से। सिमिलरली ये वाला और ये वाला एक दूसरे को खत्म कर देगा, कर सकता है कि नहीं कर सकता है, क्लियर कर सकता है। तो इस पर तो नेट एफ जीरो एफ नेट की वैल्यू जीरो आ गई, तो याद रखो सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा होता है ना सिमेट्रिक चार्ज, ये सिमेट्री है भाई। अगर यहाँ पे लगा देता माइनस क्यू ना तो फिर कचरा हो जाता, और यहाँ पे रख देता प्लस क्यू, लो अब तब तक गड़बड़ हो जाता, तो वो सिमेट्री नहीं रहा ना। तो सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से सेंटर पे फोर्स जीरो है। क्लियर हो, क्लियर है ना। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसमें अभी क्वेश्चन अभी हमारा पीवाईक्यू वाला पूरा पोर्शन बाकी है अपना। पीवाईक्यू वाला मतलब इसमें से अभी जो जो बढ़िया जितना भी कॉन्सेप्ट कराए हैं ना, इन सारे कॉन्सेप्ट पे जो जो पीवाईक्यू आए हैं उनको कराते हैं हम। या टाइम है ना अभी, 5 मिनट है सिर्फ अपने पास अभी, छोड़ दो तो रहने दो ना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं।